होती है शुरू जिससे केमिस्ट्री की कहानी बात करते हैं उस एटम के बारे में बिल्कुल बेसिक लेवल से पहले समझते हैं कि एटम होता क्या है। इस दुनिया की कोई सी भी चीज हो, चाहे छोटी से छोटी हमारी नीडल हो या बड़े से बड़ी कोई भी चीज हो, ये सभी क्या है, इनमें मास है। किसी में कम होगा, किसी में बहुत ज्यादा होगा। सभी चीजें जगह कवर करती है, कोई ज्यादा तो कोई कम। यानी कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग अ मास इज कॉल्ड मैटर। मैटर क्या है? कोई भी ऐसी चीज जिसपे मास हो और जो जगह कवर करे। और इस यूनिवर्स की हर एक चीज मैटर है और ये सभी मैटर बना हुआ है एटम से। तो एटम्स क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है जिससे यूनिवर्स का पूरा मैटर बना हुआ है। और यहां पर हम इनको नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं क्योंकि बताया ना स्मॉल है। तो ऐसे ही मजेदार तरीके से टॉपिक्स को कवर करने के लिए बने रहिए पाकिस्तान के साथ। ये है एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, तो इसको समझने के लिए पहले समझते हैं एटम का स्ट्रक्चर। एटम एक हॉलो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जिसमें बीच में होता है एक छोटा सा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर हमें देखने को मिलते हैं प्रोटॉन्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और न्यूट्रॉन्स जो कि न्यूट्रल है, यानी कि कोई चार्ज इन पे नहीं होता है। न्यूक्लियस के आसपास ऑर्बिट्स में चक्कर लगा रहे हैं नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है क्योंकि प्रोटॉन्स पॉजिटिव है। इनके बीच में लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का डिपेंड करता है उसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। बात करें एटॉमिक मास की तो वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है? मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब, प्रोपोर्शन मतलब क्वांटिटी, मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा। तो वैसे ही जब दो एलिमेंट्स आपस में जुड़ते हैं एक से ज्यादा कंपाउंड बनाने के लिए, तो जो एक है वो हमेशा फिक्स्ड मास में होगा और दूसरे का मास चेंज होता है होल नंबर के रेशो में। एग्जांपल के लिए समझते हैं H2O और H2O2। यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं, एक बार वाटर देने के लिए और एक बार हाइड्रोजन पेरोक्साइड देने के लिए। तो देखिए जो एक एलिमेंट हाइड्रोजन है वो फिक्स्ड मास में है, दोनों जगह दो दो हाइड्रोजन है। लेकिन जो ऑक्सीजन है वो चेंज हो रहा है, लेकिन वो किस में चेंज हो रहा है? स्मॉल होल नंबर के रेशो में, यानी कि 1 2 3 4 हो सकता है, कभी भी हाफ या 2.5 3.5 नहीं होगा। तो मतलब जब दो एलिमेंट्स कंबाइन होंगे एक से ज्यादा कंपाउंड बनाने के लिए, तो एक का मास तो फिक्स्ड रहेगा और जो दूसरा है उसका चेंज होगा स्मॉल होल नंबर्स के रेशियो में 1 2 3 इस टाइप से। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या होता है? सपोज कीजिए बारिश के मौसम में आप कीचड़ में गिर जाते हैं, आपके कपड़े थोड़े से गंदे जरूर हो जाएंगे लेकिन आप अंदर से जो है वही रहने वाले, चेंज बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो वैसे ही कोई भी केमिकल सब्सटेंस, कोई भी केमिकल कंपाउंड जिन भी एलिमेंट से बनता है वो हमेशा उसमें फिक्स्ड रेशियो में प्रेजेंट होते हैं एक डेफिनाइट प्रोपोर्शन में बाय मास। एग्जांपल के लिए बात करते हैं वाटर की, जो कि होता है H2O। तो चाहे वो नाले का पानी हो, टॉयलेट का हो, आपके घर का हो या बारिश का हो, हमेशा उसमें दो हाइड्रोजन होंगे और एक ऑक्सीजन होंगे। तो क्या समझे हम लोग? चाहे कोई भी कंपाउंड हो, वो जिस भी एलिमेंट से बनता है वो एलिमेंट हमेशा एक डेफिनाइट रेशियो में होते हैं बाय मास। और ये लॉ दिया था जोसेफ प्राउस ने। आइसोटॉप्स, आइसोबार्स क्या होते हैं? बात करें पहले आइसोटॉप्स के बारे में, तो ये ऐसे एलिमेंट्स है, ये ऐसी एटॉमिक स्पीशीज है जब इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन 13 14 15 हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि इनका मास 13 14 15 है लेकिन एटॉमिक नंबर 6 ही है। तो एटॉमिक नंबर होगा सेम लेकिन एटॉमिक मास होगा डिफरेंट, तो वो कहलाएंगे आइसोटॉप्स। और वो इसीलिए होता है क्योंकि इनमें एक न्यूट्रॉन ज्यादा होता है। और अब बात करें हम आइसोबार्स के बारे में, तो ये इसका टोटली अपोजिट होते हैं, यानी कि ऐसी स्पीशीज जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होने वाला है लेकिन एटॉमिक मास सेम होता है। जब कोई चीज किसी चीज के डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो एग्जैक्टली उसका मतलब क्या होता है, इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं एक बेहतरीन एग्जांपल से। सपोज करिए जो आपकी स्टडी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली चीज सामने लिखाती है, इसके कॉन्सेंट्रेशन को लिख रहे हैं सामने, और मानते हैं कि आपकी स्टडी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके मोबाइल
चलाने के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाली चीज आती है नीचे। तो क्या होगा, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन आपका होगा पढ़ाई उतनी ही अच्छी होगी, स्टडी की वैल्यू बढ़ती ही जाएगी, और जितना ज्यादा आप मोबाइल चलाएंगे उतनी ही ज्यादा स्टडी की वैल्यू आपकी कम होती जाएगी। यानी कि जब कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो एक बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, और जब कोई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो अगर वो चीज बढ़ती है तो वो कम हो जाती है। ऐसे ही मजेदार तरीके से टॉपिक्स को कवर करने के लिए बने रहिए बंकिस्तान के साथ। ये है आपका मिनी स्कूल। 118 एटम्स और एलिमेंट्स हमें क्यों देखने को मिलते हैं, चलिए समझते हैं। वैसे तो हम जानते हैं कि इस दुनिया का सभी मैटर बना हुआ है एटम से, और एटम्स हमें पता है, तो ये इतने सारे हमें क्यों देखने को मिलते हैं? क्या ये सिर्फ आप स्टूडेंट्स को परेशान करने के लिए है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, चलिए समझते हैं। मंडे के दिन आपके यहाँ बनती है भिंडी की सब्जी, ट्यूसडे के दिन आपके यहाँ बनती है पनीर की सब्जी, और वेंसडे के दिन भी, और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, पूरे हफ्ते आपके यहाँ अलग अलग सब्जियां बनती है। तो आप एक ही सब्जी क्यों नहीं बनाते हैं रोज? अब आप बोलेंगे सर सबका टेस्ट अलग है, सबका अपीरियंस अलग है, और सबको खाने के बाद जो प्लेजर, जो मजा आता है वो भी अलग है, लेकिन है तो ये सब सब्जी ही। तो वैसे ही सारे एटम्स एक दूसरे से साइज में, शेप में, फिजिकल प्रॉपर्टी में, केमिकल प्रॉपर्टी में अलग होते हैं, लेकिन कैरेक्टराइज होते एक ही टर्म से, एटम से। सरफेस केमिस्ट्री वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जो कि डील करता है सरफेस की केमिस्ट्री से। चलिए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स इससे रिलेटेड। यहां पर हमें एड्सॉर्प्शन देखने को मिलता है, AD लगा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। एड्सॉर्प्शन क्या होता है? जब कोई भी स्पीशीज सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर ही एक्यूमुलेट हो, बल्क में अंदर नहीं जाएगी, तो एड्सॉर्प्शन होगा। एग्जांपल लेते हैं, जब आप चौक को डिप करेंगे इंक में, तो इंक बाहर बाहर तो दिखेगी, लेकिन चौक को तोड़ के अंदर देखेंगे, अंदर से अभी भी व्हाइट है, तो ये एड्सॉर्प्शन है। व्हेन मॉलिक्यूलर स्पीशीज एक्यूमुलेटेड ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द स्पीशीज। अब एड्सॉर्बेंट क्या होता है? जिसपे ये एड्सॉर्ब होगा वो होता है एड्सॉर्बेंट, और जो हो रहा है वो होता है एड्सॉर्बेट। एड्सॉर्बेट जो एड्सॉर्ब होगा और जिस पर होगा वो होता है एड्सॉर्बेंट। और डिसॉर्प्शन एड्सॉर्प्शन को पूरी तरह से रिमूव करने की प्रोसेस को बोलते हैं। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। एटम के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए थॉमसन एक मॉडल देते हैं, और ये अपने मॉडल का कंपैरिजन करते हैं वाटरमेलन से। हाँ, यहां पर बात तरबूज की हो रही है, लेकिन इन्होंने ऐसा क्यों कहा? तो चलिए समझते हैं इनके मॉडल को। ये कहते हैं एटम एक पॉजिटिव स्फीयर है जिसमें नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एम्बीडेड होते हैं, यानी कि पूरा स्फीयर है पॉजिटिव चार्ज, और उसके अंदर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर एम्बीडेड होते हैं, जैसा कि हमारे तरबूज में होता है। जो पूरा रेड पोर्शन है वो क्या है? पॉजिटिव स्फीयर्स, और जो उसमें ब्लैक ब्लैक सीड्स होते हैं वो क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन्स। तो हुआ ना थॉमसन का मॉडल वाटरमेलन जैसा, और ये मॉडल इन्होंने दिया था 1904 में। ओम्स लॉ क्या होता है? यहां पर पहले हम देखते हैं ओम्स लॉ का फॉर्मूला, जो कि होता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। लेकिन ये यहां पर क्या बता रहा है? इसका मतलब होता है कि किसी भी कंडक्टर में कितना करंट फ्लो होने वाला है वो डिपेंड होता है दोनों ही पॉइंट्स के पोटेंशियल डिफरेंस पर, यानी कि दोनों ही टर्मिनल्स पर, दोनों ही एंड्स पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, वो जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा करंट फ्लो होगा। और ये फॉर्मूला भी तो यही बता रहा है, क्योंकि किसी भी चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या होता है? जब एक की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरे की भी अपने आप बढ़ेगी। और इसी में जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो आता है कांस्टेंट, और इक्वेशन बन जाती है V इक्वल्स टू IR, और यहां पर जो R है वो होता है रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? चलिए समझते हैं इसे बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल के साथ। दो दोस्त एक रेस्टोरेंट में पिज्जा खाने जाते हैं। एक फ्रेंड 3 स्लाइसेस खा लेता है और एक फ्रेंड को मिलती है सिर्फ एक स्लाइस पिज्जा की, यानी कि पिज्जा तो दोनों ने खाया, दोनों ने शेयर किया, लेकिन एक फ्रेंड ने ज्यादा खाया, एक को कम मिला। तो वैसे ही जब दो एटम्स, दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और उससे बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन ये जो शेयर करा हुआ इलेक्ट्रॉन्स का पेयर है वो एक एलिमेंट अपनी तरफ ज्यादा खींच लेता है, और ये जो काबिलियत होती है एक एलिमेंट और एटम की अपनी तरफ इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की, वही होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। केमिस्ट्री में हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है?
पानी में जब हम 1 मोल ऑफ आयंस डालेंगे तो कितनी एनर्जी निकलने वाली है, वही होती है हाइड्रेशन एंथैल्पी या हाइड्रेशन एनर्जी, यानी कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ आयंस गेट हाइड्रेटेड। अब ये डिपेंड किस पर होती है? वैसे तो ये डिपेंड होती है आयंस की चार्ज डेंसिटी पर, लेकिन आप इसे समझने के लिए एक एग्जांपल का यूज कर सकते हैं। अगर आपको एक छोटा सा बच्चा दे दिया जाए नहलाने के लिए तो हम बहुत अच्छे से उसे नहला देंगे, लेकिन बात करें एक बड़े से हाथी की तो कहीं ना कहीं से तो सूखा रह जाने वाला है। तो वैसे ही जो बड़े बड़े एटम्स होंगे उनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होगी, और जितना ज्यादा छोटा छोटा एलिमेंट होता जाएगा उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बढ़ती जाएगी। आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं समझते हैं एक बेहतरीन एग्जांपल के साथ। तो बात करते हैं पहले कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। अगर टिफिन में दो लोग शेयर करते हैं अपना टिफिन, एक लाया है सैंडविच, एक लाया है मैगी, तो जब आप दोनों से पूछेंगे कि तुमने लंच में क्या खाया, तो वो बोलेगा सैंडविच और मैगी, और दूसरा वाला भी बोलने वाला है सैंडविच और मैगी, क्योंकि इन दोनों ने शेयरिंग करी है। जो तेरा है वो मेरा है और जो मेरा है वो तेरा। तो वैसे कोवेलेंट बॉन्ड में होता है, ये बॉन्ड शेयरिंग से बनता है। एक एटम एक इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा एटम एक इलेक्ट्रॉन देगा, और इस शेयरिंग से बन जाता है बॉन्ड। और यहां पर हम बात करें आयनिक बॉन्ड के बारे में तो ये है जस्ट लाइक अ ट्रीट, यानी कि जब पार्टी देते हैं तो एक ही बच्चा पैसे देगा, बाकी सब मजे लेंगे। तो आयनिक बॉन्ड में एक एटम इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा सिर्फ एक्सेप्ट करेगा, और ये होता है आयनिक बॉन्ड। बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है? जब दो एटम्स आपस में कंबाइन होके बॉन्ड बनाते हैं तो इनके बीच में स्टोर होती है एनर्जी, और इनका बॉन्ड तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी हमें लगने वाली है वही होती है बॉन्ड एंथैल्पी, यानी कि जितनी एनर्जी रिक्वायर होगी बॉन्ड को तोड़ने के लिए वो होती है बॉन्ड एंथैल्पी। अब ये कहां पर ज्यादा लगने वाली है और कहां पर कम लगने वाली है? अगर बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा है, यानी कि रिश्ता बहुत दूर का है, फ्रेंडशिप बहुत दूर की है, तो आसानी से तोड़ सकते हैं, यानी कि बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने पर कम एनर्जी में बॉन्ड टूट जाएगा। लेकिन बात हो बेस्ट फ्रेंड्स की या बहुत अच्छे रिलेशनशिप में जब हम बात करें तो बॉन्ड तोड़ना मुश्किल होगा, यानी कि स्मॉल लेंथ में बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है चलिए समझते हैं एक बेहतरीन एग्जांपल के साथ। तीन दोस्त ट्रिप पर गोवा जाना चाहते हैं। पहला दोस्त परमिशन लेने के लिए घर पर जाता है तो 3 बार प्लीज बोलने पर घर वाले उसे जाने देते हैं, और दूसरा फ्रेंड 10 बार प्लीज बोलता है तो उसके घर वाले मानते हैं और उसे जाने देते हैं। तीसरा फ्रेंड नहीं जा पाता है क्योंकि अब्बा नहीं मानेंगे। तो वैसे ही केमिस्ट्री में जो अलग अलग एलिमेंट्स और एटम्स होते हैं इनको मिनिमम कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि ये आउटर मोस्ट शेल में जो इनका इलेक्ट्रॉन है सबसे बाहर उसको रिलीज कर दे, यानी कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन एटम टू लॉस द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ऑक्सीडेशन रिडक्शन से जुड़ा एक मजेदार फॉर्मूला, लेकिन उसके लिए पहले समझते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। तो बात करें पहले ऑक्सीडेशन के बारे में, तो जब ऐड हो जाएगा ऑक्सीजन और बाहर हो जाएगा हाइड्रोजन तो बोलो मेरे साथ वो होगा ऑक्सीडेशन। ऑन द अदर एंड रिडक्शन में क्या होगा, यहां पर ऐड होगा हाइड्रोजन और बाहर हो जाएगा ऑक्सीजन तो वो होगा रिडक्शन। ये डेफिनेशन पहले भी सुनी होगी, लेकिन एक और पैरामीटर जो हमें देखने को मिलता है ऑयल रिग। ऑयल रिग क्या होता है? तेल का कुआं खोदने के लिए जो सामान लगता है वो होता है ऑयल रिग, लेकिन यहां पर से इससे आप ये समझ सकते हैं ऑयल का मतलब ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व लॉस एंड रिग का मतलब रिडक्शन इन्वॉल्व गेन, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में नुकसान होता है इलेक्ट्रॉन्स का और रिडक्शन में गेन यानी कि फायदा होता है इलेक्ट्रॉन्स का। बात हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर की, या जब केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो ऑक्सीडेशन कहां होगा, रिडक्शन कहां होगा, स्टूडेंट्स कैसे पता करेंगे? तो जानते हैं इसे एक बढ़िया ट्रिक के साथ। तो यहां पर आपको डायग्राम देखने को मिल रहा है, तो आपको एक छोटी सी
चीज याद रखनी है और वो है लोन। लोन यानी कि कर्जा, लेकिन यहां पर हम इसे अलग तरीके से यूज करने वाले हैं। लोन का मतलब यहां पर है लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, यानी कि लेफ्ट में क्या होगा ऑक्सीडेशन और इलेक्ट्रोड होगी एनोड, और साइन कौन सा लगने वाला है नेगेटिव, तो लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। और इसके दूसरे साइड पर होने वाली ये फुल्ली अपोजिट चीज यानी कि RrCp, राइट पर होगा रिडक्शन, इलेक्ट्रोड होगी कैथोड और साइन लगने वाला है पॉजिटिव। तो जब कोई चीज किसी चीज के डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो एग्जैक्टली उसका मतलब क्या होता है, इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं एक बेहतरीन एग्जांपल से। सपोज करिए जो आपकी स्टडी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली चीज सामने लिखाती है, इसके कॉन्सेंट्रेशन को लिख रहे हैं सामने, और मानते हैं कि आपकी स्टडी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके मोबाइल चलाने के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाली चीज आती है नीचे। तो क्या होगा, जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन आपका होगा पढ़ाई उतनी ही अच्छी होगी, स्टडी की वैल्यू बढ़ती ही जाएगी, और जितना ज्यादा आप मोबाइल चलाएंगे उतनी ही ज्यादा स्टडी की वैल्यू आपकी कम होती जाएगी। यानी कि जब कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो एक बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, और जब कोई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो अगर वो चीज बढ़ती है तो वो कम हो जाती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा सेल है जिसमें केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिलने वाली है, यानी कि केमिकल रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स यहां पर पैदा होता है। और इसी का एक एप्लीकेशन हमको देखने को मिलता है जो कि डैनियल सेल है। डैनियल सेल में क्या होता है, लेते हैं दो बीकर्स और यहां पर हम दो इलेक्ट्रोड्स डालेंगे। यहां पर दो मेटल इलेक्ट्रोड्स अपने खुद के ही सॉल्यूशन में डिप्ड होती है। एक साइड लेते हैं जिंक जो कि डिप्ड होगी अपने सॉल्यूशन जिंक सल्फेट ZnSO4 में, और दूसरे साइड यहां पर हम लेते हैं कॉपर जो कि होगा CuSO4 में। अब यहां पर इनको हम कनेक्ट करते हैं एक वायर से, और यहां पर सॉल्ट ब्रिज भी हम लगाते हैं। सॉल्ट ब्रिज सर्किट को कंप्लीट करता है और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। कहां पर एनोड है, कहां पर कैथोड है, और कहां पर ऑक्सीडेशन कहां पर रिडक्शन होगा, ये हम समझते हैं लोन की मदद से। लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, और दूसरी जगह इसका टोटली अपोजिट होगा। कोगुलेशन क्या होता है चलिए समझते हैं। हर एक कॉलोइडल सॉल्यूशन पर एक चार्ज होता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है और वो पॉजिटिव भी हो सकता है। और कोगुलेशन ज्यादा कुछ नहीं है, किसी चीज का किसी सॉल्यूशन का पीपीटी बनाना है, यानी कि प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करना कोगुलेशन होता है। लेकिन ये होगा कैसे, जैसा कि हम जानते हैं यहां पर हर किसी पे क्या होता है, चार्ज होता है, चाहे वो नेगेटिव या पॉजिटिव। तो अगर वो नेगेटिव है तो उस पर अपोजिट चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। उसमें आप पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट डाल दीजिए तो क्या होगा, वो नेगेटिव वालों को अट्रैक्ट करेगा, न्यूट्रल हो जाएंगे, पार्टिकल्स नीचे सेटल हो जाएंगे और पीपीटी बन जाएगी। और वैसे ही अगर उस पर चार्ज पॉजिटिव है तो नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट डाल दीजिए, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, सेटल होंगे, और क्या होगा, कोगुलेशन होगा। तो ये होता है कोगुलेशन। और पेप्टाइजेशन पीपीटी वाले सॉल्यूशन को वापस से नॉर्मल सॉल्यूशन बनाने को बोलते हैं। एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है, ये लॉ हमें बताता है कि अगर डिफरेंट डिफरेंट गैसेस सेम वॉल्यूम में प्रेजेंट हो और सेम टेम्परेचर और प्रेशर हो तो उन सभी में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो क्या मतलब हुआ, यानी कि कोई से भी गैस हो अगर उसका वॉल्यूम सेम है सभी का और टेम्परेचर और प्रेशर भी सेम रहेगा तो उन सभी गैसेस में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। और इसको बताने के लिए एवोगैड्रो एक नंबर देते हैं जिसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, जो कि है 6.022 into 10 की पावर 23। ये नंबर हमें बताता है कि 1 ग्राम ऑफ मोल्स में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी कि कोई भी डिफरेंट गैस सेम वॉल्यूम में है, टेम्परेचर प्रेशर सेम है, तो उसके 1 ग्राम ऑफ मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.022 into 10 की पावर 23। डायमैग्नेटिज्म पैरामैग्नेटिज्म नाम तो सुना ही होगा, लेकिन कब एक एलिमेंट मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाएगा और कब पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाएगा, ये कैसे पता चलेगा। तो बात करते हैं पहले डायमैग्नेटिज्म की। डायमैग्नेटिक एक एलिमेंट और मॉलिक्यूल जब होता है जब वहां पर सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, यानी कि अपर बी और लोअर बी ये दोनों एक दूसरे का स्पिन कैंसिल कर देंगे, टोटल स्पिन 0 होता है। और डायमैग्नेटिज्म कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंस हो पेयर्ड में, और ये मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं। ऑन द अदर हैंड हम बात
बात करें पैरामैग्नेटिज्म के बारे में तो एक एलिमेंट, एक मॉलिक्यूल नेचर में पैरामैग्नेटिक जब होगा जब वहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हो। ये अट्रैक्टेड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में। हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में स्पेसिफिक पोजीशन क्यों दी जाती है, चलिए पता लगाते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, इसमें कोई भी न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, ये साथ ही साथ होता है ऑलराउंडर, यानी कि ये बिहेव करता है मेटल के जैसे। मेटल नेचर में इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और हाइड्रोजन के पास भी ये एबिलिटी होती है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर में बन जाए, और साथ ही साथ ये हैलोजेंस की तरह भी रिएक्ट करता है और एक्ट करता है, क्योंकि ये हैलोजन जैसे एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बन जाता है। इसीलिए इसे मिलती है स्पेसिफिक पोजीशन और ये बन जाता है पीरियोडिक टेबल का ताज। ऐसे ही मजेदार तरीके से टॉपिक्स को कवर करने के लिए बने रहिए बंकिस्तान के साथ। ये है आपका मिनी स्कूल। लगी पड़ी है दुकान, चिल्ला रहा है पहलवान, जो इस लकड़ी के टुकड़े को पूरी तरह से तबाह कर देगा उसको मिलेंगे 500 रुपए। रास्ते में चलते हुए चिंटू ने ये बात सुनी और वो सोचता है 500 रुपए मिलेंगे, इसलिए बिना देर किए लकड़ी के टुकड़े को तोड़ना चालू कर देता है। पहले वो 4 टुकड़े करता है तो पहलवान बोलता है पूरी तरह से तबाह करना है। वो फिर से उसके और टुकड़े करके 8 टुकड़े कर देता है। वो बोलता है अभी भी गायब नहीं हुई, अभी भी ये यहीं पर है, और फिर वो उसको बहुत ज्यादा छोटे छोटे पीसेस में कट कर देता है। लेकिन पास में खड़ा हुआ पिंटू बोल रहा होता है कि नहीं टूटेगी, तुमने लेवियोसर का लॉ नहीं पढ़ा कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो कि लेवियोसर ने दिया है, वो ये कहता है कि हम मास को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ उसका फॉर्म चेंज कर सकते हैं। यहां पर जो एक लंबी चेन हमें देखने को मिलती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, लेकिन जब चेन में ब्रांचेस आ जाए, यानी कि जब ब्रांच चेन्स हम देखते हैं तो उनका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पर हम क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया कम होने की वजह से ब्रांच चेन का कम बॉइलिंग पॉइंट होगा लॉन्ग चेन से। लेकिन सरफेस एरिया कम कहां हो रहा है, ये तो बढ़ रहा है ना, ब्रांचेस निकल रही है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्रांचेस आने पर असली में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक स्पीयर का शेप लेते जाते हैं, और कहीं ना कहीं स्पीयर का शेप लेंगे तो छोटे हो रहे हैं, सरफेस एरिया कम हो रहा है, इसीलिए एक लॉन्ग चेन का बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है ब्रांच चेन के मुकाबले। केमिस्ट्री में किसी भी सब्सटेंस के ऑर्डरलेस होने के पीछे क्या रीजन होता है, तो पहले समझते हैं ऑर्डरलेस टर्म को। ऑर्डरलेस टर्म का मतलब होता है उसमें कोई भी स्मेल ना होना, यानी कि उस सब्सटेंस से हमें कोई भी स्मेल नहीं आने वाली है। अब जानते हैं इसके पीछे क्या वजह होती है, लेकिन उसको समझने से पहले समझते हैं कि किसी भी सब्सटेंस की स्मेल हमें आती कब है। किसी भी सब्सटेंस की स्मेल आने के पीछे हाथ होता है वॉलेटिलिटी का। वॉलेटिलिटी क्या होती है? वॉलेटाइल नेचर किसी भी सब्सटेंस का वो एबिलिटी है जिससे वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है। और जब आपकी मम्मा खाना बना रही होती है तो वो खुशबू क्या है, वो सब्सटेंस वॉलेटाइल होते हैं, वो वेपर्स बन के आपके नोज के पास तक आते हैं और आपको स्मेल आती है और आप बोलते हैं आज तो मजा आने वाला है। और क्योंकि ये जो सब्सटेंसेस है इनकी वॉलेटिलिटी बहुत लो होती है, यानी कि वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाते, इसीलिए हमें इनकी खुशबू नहीं आती है। वैसे तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर सोडियम से ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी उसकी डेंसिटी सोडियम से कम क्यों है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि पोटेशियम में डी ऑर्बिटल भी होता है, और उसी शेल की वजह से पोटेशियम का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर हम डेंसिटी का फॉर्मूला देखें तो वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली चीज है, अगर वो बढ़ी तो डेंसिटी बढ़ेगी, यानी कि जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा डेंसिटी, और अगर वॉल्यूम ज्यादा होती है तो डेंसिटी कम होती जाएगी। और यही तो होता है पोटेशियम में डी शेल होता है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और डेंसिटी कम हो जाती है। यही रीजन है कि पोटेशियम एटॉमिक नंबर में तो ज्यादा है, लेकिन सोडियम से उसकी डेंसिटी कम होती है। एक है सीता आंटी, एक है गीता आंटी, इन दोनों में लड़ाई और बहस चल रही है बहुत दिनों से। लेकिन इसी बीच में पुष्पा आंटी जाती है सीता आंटी के पास, बोलती है आज तो वो आपको जैसे ही देखेगी मारने वाली है, बहुत गुस्सा है आपसे, और दूसरी के पास भी जाके यही करती है। अब ये दोनों शाम को जैसे एक दूसरे को देखते हैं तो ये
एक दूसरे से लड़ाई करने लग जाते हैं। और यहां पर कैटलिस्ट भी यही करता है। कैटलिस्ट दो रिएक्टेंट्स को केमिस्ट्री में उनके बीच में जो रिएक्शन है उसको फास्ट कर देता है, लेकिन वो खुद क्वांटिटी वाइज और केमिकली अनचेंज रहने वाला है। यानी कि जितनी क्वांटिटी थी वो भी उतनी रहेगी और केमिकली भी वो चेंज नहीं होगा। जैसे कि यहां पर पुष्पा आंटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन सीता और गीता आंटी आपस में लड़ ली। ऐसे ही मजेदार तरीके से टॉपिक्स को कवर करने के लिए बने रहिए बंकिस्तान के साथ। ये है आपका मिनी स्कूल। एक कॉलोइडल सॉल्यूशन और एक ट्रू सॉल्यूशन में क्या अंतर होता है, चलिए इस चीज को समझते हैं। एक ट्रू सॉल्यूशन जो होता है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है, यानी कि पूरी तरीके से अच्छे से डिसॉल्व होता है। और एक ट्रू सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है उनका रेंज होता है लेस देन 1 नैनोमीटर, यानी कि नैनोमीटर होता है 10 टू द पावर -9, और यहां पर पार्टिकल्स का रेंज लेस देन 1 नैनोमीटर होगा। लेकिन जब पार्टिकल्स का रेंज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है तो वो हो जाते हैं कॉलोइडल सॉल्यूशन का हिस्सा। और एक कॉलोइडल सॉल्यूशन एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, क्योंकि यहां पर पार्टिकल्स ट्रू सॉल्यूशन के मुकाबले काफी बड़े होते हैं। तो क्या समझा हमने, सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें पार्टिकल्स का रेंज लेस देन 1 नैनोमीटर होगा, और कॉलोइडल सॉल्यूशन 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होंगे, और ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। व्हाट इज जीटा पोटेंशियल? जीटा पोटेंशियल क्या होता है? हर एक कॉलोइडल सॉल्यूशन पर एक चार्ज होता है, ठीक है, एक पार्टिकल पर हर एक चार्ज देखने को हमें मिलने वाला है। अब क्या है, वो एक पूरी लेयर बनी होती है, जैसे नेगेटिव की हम यहां पर मान लेते हैं लेयर बनी हुई है। अब ये क्या करेगा, अपना जो अपोजिटली चार्ज है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और वहां पर एक और लेयर बन जाती है, यानी कि नेगेटिव लेयर पहले से थी उस पर बन गई पॉजिटिव लेयर। तो जो नीचे वाली लेयर है वो पहले से थी, वो थी फिक्स्ड लेयर, और जो बाद में आई है वो क्या है, डिफ्यूज्ड लेयर। और ये जो फिक्स्ड लेयर और डिफ्यूज लेयर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसको बोलते हैं जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है? कॉलोइडल सॉल्यूशन में जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स होते हैं ये लगातार मूव कर रहे होते हैं, ये कोलाइड कर रहे होते हैं, कोलिजन कर रहे होते हैं, टकरा रहे होते हैं डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल से। और ये जो लगातार ये टकरा रहे हैं, जो ये मोशन दिखा रहे हैं, ये होता है जिगजैग मोशन में। और ये जो जिगजैग मोशन है कॉलोइडल पार्टिकल्स का कॉलोइडल सॉल्यूशन में, यही कहलाता है ब्राउनियन मूवमेंट, क्योंकि इसको डिस्कवर किया था साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने। तो ऐसे ही टॉपिक्स को कवर करने के लिए बने रहिए बंकिस्तान के साथ। ये है आपका मिनी स्कूल। क्या हम एटम्स को टच कर सकते हैं? क्या आपने कभी सोचा है हम एटम्स को टच कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं? हमारे आसपास गैसेस है, यानी कि ऑक्सीजन और दूसरी अलग गैसेस। तो क्या जब हमारा हाथ ऐसे ऐसे जा रहा है तो हम सारे एटम्स को टच कर रहे हैं? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि एटम्स के अंदर हमारा हाथ जाएगा तो न्यूक्लियस क्या होगा, तबाह हो सकता है, तो बहुत बड़ा धमाका हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली हम एटम्स को कभी टच नहीं कर सकते, उनका रिपल्सिव नेचर होता है। अगर आप उनको फिंगर से टच करेंगे तो आपकी फिंगर भी एटम से ही बनी हुई है और वो एक दूसरे को रिपेल करने वाले हैं, तो हम एटम्स को टच नहीं कर सकते हैं। एक एटम का जब तक 95% ओवरलैपिंग नहीं होगा हम प्रैक्टिकली उसे बिल्कुल भी टच नहीं कर पाएंगे। तो दुनिया के किसी भी मैटर को हम असली में टच करते ही नहीं है। पीरियड्स, जिसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी बोला जाता है, जो कि एक पर्टिकुलर एज के बाद हर गर्ल की लाइफ में 28 डेज के रिपीटेड साइकिल में ऑकर होता है। बट क्या है इसकी वजह? इसकी वजह यह है कि जो ओवरी होती है वो हर मंथ एग या ओवम रिलीज करती है, और इसके लिए यूट्रस प्रिपेयर रहता है। हर 28 डेज में यूट्रस प्रिपेयर रखता है अपने आप को एक फर्टिलाइज्ड एग के लिए, और इसीलिए उसकी जो लाइनिंग है वो थिक और स्पॉन्गी हो जाती है। लेकिन जब उसे फर्टिलाइज्ड एग नहीं मिलता है तो वो लाइन एक दिन ही रहती है और ब्रेक हो जाती है, जिसकी वजह से 3 to 5 डेज तक ब्लड और म्यूकस रिलीज होता है।
और अगर सेक्स और कॉप्यूलेशन हुआ है तो वो एग फर्टिलाइज्ड होता है और यूट्रस फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव करके जाइगोट के फॉर्मेशन की तरफ प्रोसेस को आगे ले जाता है। और अब 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी से लेके 6 महीने के ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि लैक्टेशन के टाइम तक कोई भी पीरियड्स नहीं होते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं ताकि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो पाए, लेकिन 26 अप्रैल 1986 रात के 1:23 पर कुछ ऐसा होता है शेरनोबिल यूक्रेन में कि वो बन जाता है सबसे बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर आज तक का। शेरनोबिल जो कि यूक्रेन में है, वहां पर रात के 1:23 पर 26 अप्रैल को रिएक्टर नंबर 4 में धमाका होता है। धमाके की वजह है कुछ इंजीनियर्स की गलती और मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ी सी गड़बड़ी, और जैसे ही धमाका होता है एक बड़ा सा रेड क्रिम्सन ग्लो आता है जिसकी वजह से 31 लोग उसी स्पॉट पर मर जाते हैं और उसके बाद रेडिएशन फैलती है। जल्दी से जल्दी वहां से लोगों को खाली कराया जाता है और आज भी इतने सालों बाद भी ये रेडिएशन रुकी नहीं है। अभी भी वहां पर स्ट्रोंटियम और सेजियम जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये अभी भी प्रेजेंट है और ये पूरी तरह से आज खाली है और इसे घोस्ट टाउन के नाम से जाना जाता है।